आप अगर जीत रहे थे तो सीज फायर हमने क्यों किया? आप ये सवाल, उन सवालों के जवाब ऑपोजिशन जो है वो मांगती है, लेकिन मसला ये है कि ऑपोजिशन के सवालों के जवाब भी नहीं दिए जाते। वो ऑपोजिशन की लोगों की एक बनाते हैं ग्रुप और दुनिया में भेज देते हैं, और असल में क्या है? असल में तो परेशानी है। सवालात तो सर जी। उठेंगे, मामला कैसे बैठेगा, क्योंकि भारत की जानिब से बिलाखिर राफेल तैयारों में हलाक होने वाले पायलट समेत दीगर हलाकशुदा फौजियों को भी अब एजाज दिए जा रहे हैं, जो कि इट्सेल्फ एक सबमिशन है, ये एतराफ है, कन्फेशन है कि पाकिस्तान से जंग में भारत को किस कदर बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान हुआ है। सो ये एतराफ भारत के अब को अंदरूनी और बैरूनी सतह पर डोंट यू थिंक कि मजीद तबाही का शिकार करेगा? देखिए, ये अगर आप इस चीज को थोड़ा समझें, ये फॉल्स सेंस ऑफ प्राइड है। आपको याद होगा कि अभिनंदन का जहाज हमने गिराया, प्रिजनर ऑफ वॉर वो बना, इसके बावजूद उसको अवार्ड दे दिया। अब किस चीज का अवार्ड आपने दिया? ये सवाल इंपॉर्टेंट है कि आपने अवार्ड कैसे दिया जिस बंदे का जहाज गिर गया, जिस बंदे ने इंडिया की इतनी इंसल्ट करवाई वहां पे। तो वो अवार्ड देंगे ताकि फौज को फिर तैयार करें जंग के लिए। और जारी बात है, इंडिया की जो फौज है वो बिल्कुल तैयार नहीं है इन अवार्ड्स के लिए। उनको पता है कि इन अवार्ड्स का मतलब ये है कि आप जाएं, मजीद लड़ाई करें, और फौज तैयार नहीं है। आपने याद होगा इंडिया के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की स्टेटमेंट कि द पीपल इन यूनिफॉर्म आर द मोस्ट रैशनल। इसका मतलब ये था कि जो पॉलिटिकल क्लास है इंडिया की वो उस तरह रैशनल नहीं है, वो हमें जंग में जाने में फोर्स कर रहे हैं। तो आप देखें कि ये अवार्ड इसीलिए दिए जा रहे हैं ताकि फौज का कॉन्फिडेंस जीतें। अब कितना को कॉन्फिडेंस जीत सकते हैं? फौज के अंदर कभी एयरफोर्स चीफ कहते हैं हमारे पास फला इक्विपमेंट नहीं है, सप्लाई चेन के इशू आ रहे हैं। कभी जो आर्मी है वो कहती है कि हमारे पास सप्लाई चेन का इशू है, हमारे पास फला इक्विपमेंट नहीं है। हालांकि सबसे बड़ा डिफेंस बजट तो इस खित्ते में उन्हीं का है, $78 अरब। सबसे ज्यादा आर्म्स इंपोर्ट ये करते हैं दुनिया से, फिर भी इनके पास वो चीजें नहीं है। तो 2 दिन की जंग में अगर इनके पास इक्विपमेंट की शॉर्ट कमिंग है, इक्विपमेंट शॉर्टेज हो गई है, तो आप इमेजिन करें अगर लंबी जंग होगी तो क्या हाल होगा। कमर चीमा साहब, एक खबर ये भी कि भारत में से ये भी आ रही है कि उन्होंने अब सच दिखाने और भारत को बेनकाब करने वाले आलमी सहाफती इदारों को भी भारत में बंद करना शुरू कर दिए। राइटर्स जैसे आलमी इदारे पर पाबंदी क्या दाखिली सच्चाइयों को दबाने की कोशिश है, या आलमी मीडिया के सामने अपनी कमजोरी छुपाने का हरबा है? हमने देखा है इससे पहले किस तरह से पाकिस्तानी चैनल्स को ब्लॉक किया गया वहां पर। देखिए, अब ये एक पैनिक है कि पहले आपने पाकिस्तान के चैनल्स ब्लॉक किए, ट्विटर हैंडल, सोशल मीडिया पेजेस, फिर आपने चाइना के कुछ देर किए खोल दिए, फिर आपने तुर्की के कुछ देर किए खोल दिए, फिर बैन कर दिए। अब रॉयटर्स जैसी एजेंसियां जो देखें न्यूट्रल हैं और वो बड़े अच्छे तरीके से इन इश्यूज को कवर करते हैं, कभी पाकिस्तान ने तो ऐसे नहीं किया। पाकिस्तान को हो सकता है रॉयटर सारा टाइम पाकिस्तान के हक में खबरें तो नहीं देता, पाकिस्तान के खिलाफ भी देता है, बट हम कभी इंटरनेशनल मीडिया को ब्लॉक नहीं करते, हम इंटरनेशनल मीडिया को कभी इस तरह नहीं करते। तो ये एक पैनिक है कि कभी वो बीबीसी की जो डॉक्यूमेंट्रीज हैं अपने मुल्क में एयर नहीं होने देते क्योंकि नरेंद्र मोदी के खिलाफ हैं। सो एक 1.4 बिलियन का मुल्क और उनकी हरकतें जो हैं वो एक अथॉरिटेरियन और मिलिट्री डिक्टेटर जैसी है। बल्कि मोदी साहब के बारे में तो इंडिया की ऑपोजिशन ने कहा था इलेक्शन से पहले कि ये अब एक डिक्टेटर है। तो मेरा ख्याल है कि ये पैनिक है कि ये मीडिया हमारे कंट्रोल में नहीं आ रहा। वो समझते हैं कि पूरी दुनिया का मीडिया गोदी मीडिया बन जाए, सिर्फ हमारा मीडिया क्यों ही गोदी मीडिया है। तो ये मेरा ख्याल है ये चलता रहेगा। कमर साहब, दूसरी जानिब मोदी साहब की तरह की एक और शख्सियत भी पाई जाती है, नेतन्याहू साहब, इसराइल के वजीर आजम। वहाँ भी बहुत सख्त मुजाहरे हो रहे हैं, जिस तरह से इधर हो रहे हैं और जिस तरह से वो वॉर को यूज़ कर रहे थे अपने हक के लिए, अपने मफाद हासिल करने के लिए, उसी तरह नेतन्याहू साहब भी अपनी कुर्सी को बचाने के लिए कभी गजा पे अटैक कर देते हैं, कभी ईरान पे कर देते हैं। तो आपको क्या लगता है वहाँ जो अवामी बगावत इस टाइम उभरी है, क्या वो उससे निकल पाएंगे? क्या वो फिर एक और जंग का महाज खोल देंगे? क्योंकि अभी हम देख रहे हैं किस तरह से गजा का पैक्ट होने वाला है, वो डील होने वाली है। क्या ये जो बैनुल कौमी बरादरी है उनके लिए एक वाज़ेह पैगाम नहीं है कि इस्राएली पॉलिसी अब नाकाम हो चुकी है? देखिए, इजराइल जारी बात है पूरी दुनिया के सामने बड़ा बुरी तरह एक्सपोज हुआ है और इजराइल को इस चीज का पता चल चुका है। लेकिन इजराइल को तो परवाह को नहीं है, और मैं समझता हूँ कि जिस तरह के वॉर क्राइम्स उन्होंने किए हैं, अब तो पूरी दुनिया ही ये कहती है कि इन्होंने वॉर क्राइम्स किए हैं। कोई ऐसा मुल्क दुनिया में नहीं होगा
जो ये ना कहता हो कि वॉर क्राइम्स नहीं किए। हर मुल्क ये कहता है वॉर क्राइम्स किए हैं। और अभी तो ये बात हो रही थी कि जी के इजरायली प्राइम मिनिस्टर का जो जहाज है वो फ्रांस के ऊपर से क्यों उड़ रहा है। जी। वो तो सिग्नेटरी है बहुत सारे ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस का, उसको चाहिए कि इसके जहाज को नीचे उतारें और इसको गिरफ्तार करें। लेकिन देखें, जारी बात है इजराइल का पूरी दुनिया में इन्फ्लुएंस है, जब तक अमेरिका उसके साथ खड़ा है उनको कोई एज सच कोई चैलेंज नहीं है। लेकिन मसला फिर यही आ जाता है कि इजराइल ने को अगर ये इजाज़त है कि वो दुनिया में इस तरह करता रहे, तो कल को फिर ये और मुल्क भी करना चाहेंगे। नरेंद्र मोदी तो इजराइल को कॉपी करना चाहते थे, लेकिन वो तो 1 घंटे में एक्सपोज हो गए जी। और वो उनके लिए मसला बन गया। सो मेरा ख्याल है कि दैट इज समवेयर इंडियंस भी एक्सपोज हुए हैं, इजरायली प्राइम मिनिस्टर भी एक्सपोज हुआ है। तो ये एक चैलेंज है जी। सर, आज नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप से मिलना भी है, और अगर इसराइल जंगबंदी नहीं मानता और हमास के साथ मुज़ाकरात बेनतीजा रहते हैं, तो क्या ये अमेरिका की साख और मशरिक़ वुस्ता में उसकी पोजीशन को मजीद कमजोर नहीं करेगा? देखिए, होगा तो सही, जारी बात है। ऐसे थोड़ा ही होता है कि पोजीशन कंप्रोमाइज नहीं होगी, बिल्कुल पोजीशन कंप्रोमाइज होगी। हाँ। लेकिन मेरा ख्याल है कि ट्रंप साहब की बात नेतन्याहू इग्नोर नहीं कर सकते। और ये जो कुछ करते हैं ये ट्रंप की मर्जी से ही करते हैं। अमेरिका की बैक जरूर पीछे होती है, लेकिन ऑब्वियसली थोड़ा टाइम लगेगा। और वो चाहते हैं कि सीजफायर हमारी मर्जी पे हो, टर्म्स कंडीशन पे हो, क्योंकि नरेंद्र ट्रंप साहब को अपना इंटरेस्ट देखना है और जी। वो इंटरेस्ट, जारी बात है उनका इस चीज़ में है कि मुझे एज ए पीस मेकर के तौर पे देखा जाए, ना कि द वन हु स्टार्ट्स वॉर्स। ठीक है, क्योंकि सर इसमें एक और चीज़ भी बता दें, चीन और रशिया का रोल इस पूरे खित्ते में वो क्या किरदार अदा कर सकते हैं, क्योंकि हाल ही में हमने देखा है कि चीन ने भी दोबारा ईरान पर हमलों की सख्त मजम्मत की है। देखिए, मुझे लार्जली नहीं कोई लगता कि चीन और रशिया कोई किरदार अदा कर सकते हैं। अच्छा। उसकी वजह यह है कि अगर उन्होंने किरदार अदा करना होता तो वो कोई शटल डिप्लोमेसी करते, कोई एक्टिव रहते। सो लगता नहीं है और वो किरदार अदा कर सकते हैं। वो साइलेंट ही रहे हैं लार्जली। वो कंडेम करते रहे हैं, अभी ब्रिक्स के फोरम से भी कंडेम किया गया है इसराइल और अमेरिका से जो हमले हुए हैं। लेकिन लार्जली उनके पास कोई पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक और मिलिट्री टूल वो नहीं इस्तेमाल करने वाले। तो ये नहीं लगता कि ये कुछ इस तरह की चीज़ जो है वो होगी। सो इट्स टू अर्ली टू से कि वो कुछ इस तरह करने जा रहे हैं। लेकिन जारी बात है वो किरदार अदा करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल वो नहीं करेंगे। और उसकी वजह यही है कि वो समझते हैं कि ये इसराइल का ईरान की अपनी जंग है, वो लड़े। लेकिन लार्जली एक कैपेबिलिटी वो रखते हैं, लेकिन शायद अभी वो अपने इस कैपेबिलिटी का इस्तेमाल डायरेक्टली नहीं करना इन्वॉल्व चाहते। ना हो। बाखबर रहिए हर जगह, हर वक्त, बर वक्त। अभी सुनो न्यूज का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।